साथियों, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। पिछले दिनों झारखंड में बम्पर वैकेंसी आई, या देखिएगा आप सहायक प्राचार्य के तहत अर्थात पीआरटी और टीजीटी के वैकेंसी आई है। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आज मैं आप सबके सामने एक वीडियो लाया हूं और आपको मैं बताऊंगा कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में झारखंड का उसके पड़ोसी राज्यों की तुलना में क्या रिपोर्ट है या क्या रैंक है। तो आज इस पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि झारखंड के जिलों के शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार शिक्षा में सुधार हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की शुरुआत 2017 में की गई थी और इसके साथ साथ याद रखना है आप सभी को, विश्व स्तर पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बनाए गए हैं। उनमें से गोल नंबर 4 अर्थात चौथे लक्ष्य में शिक्षा को वैश्विक स्तर पर विकास करने के लिए कहा गया था। भारत सरकार के द्वारा 2015 में इन एसडीजी को अपना लिया गया था और इसी के आधार पर जो है आमूलचूल परिवर्तन तब से किए जा रहे हैं। इससे पूर्व ही हमारे पास संविधान के विभिन्न आर्टिकल्स में शिक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन शिक्षा का जो परिवर्तन है या शिक्षा में किस प्रकार परिवर्तन लाया जा सके, इसके लिए एक इंडेक्स की आवश्यकता थी जो विश्व के या यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से मैच खाते हैं। इसी आधार पर तैयार किया गया था परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और अब पिछले कुछ दिन पूर्व ही परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 से लेकर 2022 के रिपोर्ट जारी की गई, जिसे क्या कहा जा रहा है ना, पीजीआई 2.0 कहा जा रहा है। तो ये थी बैकग्राउंड। अब हम बात करेंगे कि पीजीआई के मूल उद्देश्य क्या है। याद रखिएगा, पीजीआई के मूल उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है और इसका उद्देश्य है कि किस प्रकार शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को खोजना और इसके स्थिति में सुधार लाना, ये इसके मूल उद्देश्य हैं। और इन मूल उद्देश्य के लिए पीजीआई 2 तरीके से काम करती है और ये 2 तरीका क्या है याद रखिएगा। एक तो ये है टीचर एडुकेशन पर काम करता है और इसके साथ साथ दूसरा इसके तरीके क्या है, तो दूसरे इसके तरीके हैं गवर्नेंस पर ये काम करता है। अर्थात अगर हम टीचर को एडुकेटेड बनाएंगे, टीचर के शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली जो लर्निंग आउटकम्स बाहर आएंगे, अर्थात जो परिणाम बाहर देखने को मिलेगा वो क्या होगा, बेहतर होगा। लेकिन केवल टीचर एजुकेशन को बढ़ाने से ही शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है। इसके लिए उसका प्रबंध होना चाहिए और इस प्रबंध के लिए जो है गवर्नेंस किया जाता है सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार पीजीआई के 2 उद्देश्य हैं। एक तो टीचर एजुकेशन के माध्यम से लर्निंग आउटकम्स को क्या बढ़ाना ना, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, और इसके साथ साथ जो है इसे सपोर्ट करने के लिए इसमें क्या लाया गया है ना, गवर्नेंस लाया गया है। हम इस पर जो है बाद में चर्चा करेंगे कि इसे और किन किन भागों में बांटा गया है, इनके इंडिकेटर्स क्या हैं, डोमेन क्या है, सारी चीजों पर हम बात करेंगे। अब सवाल यह है कि पीजीआई के द्वारा डेटा कहां से कलेक्शन किया जाता है। तो पीजीआई के डेटा के बारे में मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आज से 2023 से पूर्व की स्थिति क्या थी, अर्थात 2.0 पीजीआई 2.0 के पूर्व में क्या स्थिति थी। पीजीआई 2.0 के पूर्व में याद रखिएगा 73 में से 70 ऐसे इंडिकेटर थे जो स्टेट और यूटीज को भरना पड़ता था। अर्थात इन 70 सूचकांकों को जो है राज्यों को भरना होता था और इस बात में काफी देरी भी हो जाती थी। राज्य स्वयं से यह निर्णय लेते थे कि किसे क्या फील करना है। इस स्थिति में सरकार या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी करने में भी काफी समय लग जाता था और बहुत प्रॉब्लम समस्या आने लगी थी। इसलिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण को अपनाते हुए पीजीआई 2.0 में सुधार लाया गया और अब 4 ही ऐसे सूचकांक बचे हैं जो सिर्फ राज्यों को भरना पड़ता है। बाकी सारे जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर से डेटा जुटा ली जाती है। अब सवाल है कि पीजीआई के डेटा सोर्सेस क्या है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो देखते हैं कि पीजीआई के डेटा सोर्सेस क्या है। पीजीआई के डेटा सोर्सेस याद रखिएगा, पीजीआई 5 प्रकार से अपने डेटा को कलेक्शन करते हैं। तो पीजीआई के डेटा सोर्सेस क्या है, ये 5 प्रकार कौन से हैं।
एक तो हो गया यूनिफाइड, याद रखना है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट से ये डेटा लिया जाता है, प्लस एजुकेशन हम इसे कहते हैं। तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट सिस्टम प्लस एजुकेशन से डेटा लिया जाता है। दूसरा किससे लिया जाता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे से। नेशनल अचीवमेंट सर्वे से क्या किया जाता है, डेटा लिया जाता है। तो ये इसके दूसरे डेटा लेने का है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, याद रखिएगा, तीसरा है प्रधानमंत्री पीएम पोषण पोर्टल से, पीएम पोषण पोर्टल से डेटा लिए जाते हैं। तो तीसरा पीएम पोषण पोर्टल से लिया जाता है। चौथे कौन से हैं, तो चौथे हैं प्रबंध योजना से, प्रबंध पोर्टल से भी जो है डेटा लिया जाता है, याद रखना है। और पांचवा कौन सा है, तो पांचवा है विद्यांजलि। पांचवा क्या है, तो पांचवा है विद्यांजलि। ये वो पोर्टल है जहां से डेटा लिए जाते हैं, किसके द्वारा, पीजीआई के द्वारा। अर्थात पीजीआई के पास 5 सोर्सेस हैं। इन 5 सोर्सेस में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट सिस्टम प्लस एजुकेशन, ये महत्वपूर्ण सोर्सेस है। और इसके साथ साथ नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये 2 महत्वपूर्ण सोर्सेस है जहां से डायरेक्ट डेटा कहां पर चले जाते हैं ना, शिक्षा मंत्रालय के पास जाते हैं और फिर इस आधार पर क्या बनाया जाता है ना, पीजीआई बनाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पीएम पोषण पोर्टल, प्रबंध और विद्यांजलि से नहीं लिए जाते, इनमें से भी कुछ इंडिकेटर्स को फील किया जाता है, इनसे डेटा लिए जाते हैं। तो डेटा सोर्सेस, पीजीआई के डेटा सोर्सेस क्या हो गए, आपको पता चल गया कि पीजीआई कैसे निर्मित होती है और इसे कहां कैसे डेटा प्राप्त होता है, ये हो गया। चलिए दूसरा हम देखेंगे, कि पीजीआई काम कैसे करती है, इसकी मैथोडोलॉजी क्या है। चलिए इसके मैथोडोलॉजी पर हम बात करते हैं। अगर हम इसके मैथोडोलॉजी पर बात करें, तो ध्यान में रखिएगा, इससे पहली बात है कि टोटल वेटेज कितनी है, इसकी टोटल वेटेज कितनी है, इसकी टोटल वेटेज याद रखिएगा, इसकी टोटल वेटेज है 1000। अर्थात इसके टोटल भार, कुल भार कितने हैं, तो कुल भार जो है इनके 1000 है। इस 1000 भार को क्या किया गया है ना, इंडिकेटर्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने सूचकांकों में बांटा गया है, तो 73 इंडिकेटर्स इस्तेमाल हुए हैं पीजीआई 2.0 में, ठीक है। अब इन इंडिकेटर्स को बाद में किस में बांटा गया है, इन इंडिकेटर्स को बाद में बांटा गया है डोमेन में बांटा गया है। कितने डोमेन में बांटा गया है, तो 6 डोमेन में बांटा गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार पीजीआई की मैथोडोलॉजी काम करती है। तो पीजीआई की मैथोडोलॉजी काम करती है, पहले इस पर भार कितने हैं, 1000 के भार है, इन 1000 भारों को इंडिकेटर्स में बांट दिया जाता है। इंडिकेटर्स किस प्रकार काम करते हैं, डोमेन के हिसाब से काम करते हैं, और डोमेन में विभिन्न स्कोर है, ग्रेडिंग है, इस आधार पर पीजीआई का निर्माण किया था। हम मूल रूप से उन चीजों को देखेंगे जिससे पीजीआई की मैथोडोलॉजी काम करती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये जो 6 डोमेन है उनमें कौन कौन सी चीजें हैं। चलिए तो ध्यान में रखिएगा 6 डोमेन में कौन कौन सी चीजें हैं। तो याद रखिएगा टोटल वेटेज के आधार पर मैथोडोलॉजी का कार्य किस प्रकार होता है, तो इंडिकेटर्स को या जो इंडिकेटर्स है उन्हें किस प्रकार बांट दिया गया है, ध्यान में रखिएगा इंडिकेटर्स को किस प्रकार बांट दिया गया है। इंडिकेटर्स को 2 भागों में बांट करके काम किया जाता है। एक को कहा जाता है आउटकम्स, अर्थात परिणाम क्या होंगे, एक इस भाग में बांट दिए जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरी होती है गवर्नेंस क्या होगा, अर्थात शासन प्रबंध या प्रबंध किस प्रकार किया जाएगा। इस प्रकार इंडिकेटर्स को 73 इंडिकेटर्स के ये क्या हो गए, भाग हो गए, ठीक है। अब इन इंडिकेटर्स को आगे किस में बांटा जाता है, इन दोनों इंडिकेटर्स को आगे 6 डोमेन में बांट दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं आउटकम्स में कौन कौन से डोमेन है, याद रखिएगा आउटकम्स में कौन कौन से डोमेन है, तो लर्निंग आउटकम्स, याद रखिएगा इसमें क्या है ना, लर्निंग आउटकम्स है। दूसरी और कौन सी है, तो एक्सेस भी इसके अंतर्गत है। तीसरी कौन सी है, तो तीसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी भी किसके अंतर्गत है, तो आउटकम के अंतर्गत है। और क्या इसमें कौन से डोमेन है, तो इक्विटी। ये 4 डोमेन किसके अंतर्गत है, ये 4 डोमेन आउटकम के अंतर्गत है। अर्थात 73 इंडिकेटर्स को 6 डोमेन में बांट दिया गया। इन 6 डोमेन में से 4 डोमेन किसके अंतर्गत आते हैं, तो आउटकम्स के अंतर्गत आते हैं। और गवर्नेंस के अंतर्गत कौन से आते हैं, ना 2 ही आते हैं। पहला क्या है इसमें, तो गवर्नेंस एंड प्रोसेस, ये पहला हो गया। दूसरा क्या आता है इसमें, दूसरा क्या आता है, तो याद रखिएगा दूसरा आता है टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। टीचर एजुकेशन
टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है इसमें आती है, अर्थात टेट इसमें आती है, अर्थात इसमें क्या आती है, टेट आती है। याद रखिएगा ये जो छठा डायमेंशन आप सॉरी डोमेन जो दिख रहा है, छठा जो डोमेन दिख रहा है उसकी उसे 2021-22 में ही लाया गया है, अर्थात ये जो डोमेन है ये एकदम नया डोमेन है पीजीआई 2.0 के अंतर्गत। अर्थात इसका अर्थ सीधा यही है कि सरकार ये चाहती है कि प्रत्येक शिक्षक क्या हो ना टेट पास करे या वो ट्रेंड हो, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो एक आपने देखा कि किस प्रकार काम होता है, वेटेज क्या थी, वेटेज थी 1000, इन 1000 वेटेज को बांट दिया गया 73 इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स के दो भाग हो गए, पहले हो गए आउटकम्स, दूसरा क्या हो गया गवर्नेंस, परिणाम, और परिणाम के साथ किस प्रकार प्रबंध किया जाए। आउटकम्स के अंतर्गत चार, अब इन्हें 6 डोमेन में बांट दिया गया, 4 डोमेन है, लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और इक्विटी। और इसके साथ साथ गवर्नेंस के तहत क्या दिए गए हैं ना, गवर्नेंस प्रोसेस और टीचर एजुकेशन, जो कि नया है, इसी वर्ष लाया गया, अर्थात इसी रिपोर्ट में इसे जोड़ा गया है। तो ये 6 डोमेन है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रेडिंग सिस्टम है जिसके आधार पर राज्यों को बांटा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ग्रेडिंग सिस्टम है हमारे पास, कौन कौन से ग्रेडिंग सिस्टम है। तो ग्रेडिंग्स के लिए जो है एक परसेंटेज सिस्टम अपनाई गई है, उसी परसेंटेज सिस्टम के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। जैसे ध्यान में रखिएगा अप टू 10% तक की ग्रेडिंग क्या होते हैं, तो आकांक्षी है ना, याद रखिएगा आकांक्षी 3 होता है अप टू 10% तक, ठीक है। याद रखिएगा 11% से लेकर 20% तक के जो ग्रेडिंग मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आकांक्षी 2 में डाल दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार 21 से लेकर 30% तक जो ग्रेडिंग होते हैं उन्हें किस पे रखा जाता है, उन्हें रखा जाता है आकांक्षी 1 में। तो ये ग्रेडिंग अप टू 10% के लिए आकांक्षी हो गए, 11 से 20 के लिए आकांक्षी 2 हो गए, 21 से 30 के लिए आकांक्षी 1 हो गए। अब इसके बाद क्या है, 31 से लेकर 14 तक के लिए होता है प्रचेष्टा 3, याद रखिएगा क्या होता है, प्रचेष्टा 3। ठीक इसी प्रकार 40 से 50 के लिए क्या होता है, प्रचेष्टा 2 होते हैं, और 50 से 60 के लिए क्या होता है, तो प्रचेष्टा 1 होता है। तो ये हो गए 2 भाग, एक तो आकांक्षी की श्रेणी और दूसरी कौन सी श्रेणी हो गए, प्रचेष्टा। इसके आगे की कहानी क्या है, तो 61% से लेकर 70% तक होती है उत्तम, ये एक कैटेगरी है। और 71 से लेकर 80% तक को कहा जाता है अति उत्तम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अति उत्तम कहा जाता है। इसके साथ साथ ये हो गए, इसके बाद क्या क्या है, इसके बाद ध्यान में रखिएगा, कि 70 से 80 से 90 तक के जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उत्कर्ष। क्या कहा जाता है, उत्कर्ष, उसे उत्कर्ष कहा जाता है। 81 से लेकर 90 तक के लिए क्या कहा जाता है, उत्कर्ष कहा जाता है। और 91 से लेकर 100% जो होते हैं उसे कहा जाता है दक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्ष। तो ये वो ग्रेडिंग सिस्टम है जिसके अंतर्गत राज्यों और यूटीआईज को बांट दिए जाते हैं। अभी जो वर्तमान में 2.0 हमें प्राप्त हुआ है, झारखंड की जो ग्रेडिंग है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा इसी ग्रेडिंग के अंतर्गत है, अर्थात आकांक्षी 2 के अंतर्गत आते हैं। आकांक्षी 2 में और भी कई राज्य हैं, अर्थात हमारे पड़ोसी राज्य हैं, बिहार भी है, उड़ीसा भी जो है, याद रखिएगा कहां पर है ना, आकांक्षी 2 के अंतर्गत ही है। इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं, वेस्ट बंगाल की स्थिति हमसे थोड़ी क्या है ना बेहतर है, वो कहां पर है, तो वेस्ट बंगाल जो है वो इस आकांक्षी के स्तर पर है, अर्थात आकांक्षी 1 में है। नया जो रिपोर्ट आया है, याद रखिएगा पीजीआई 2.0 में 2 स्टेट को छोड़कर बाकी कोई भी स्टेट जो है अभी तक ना तो उत्तम तक पहुंच पाया है, ना ही उत्कर्ष और ना ही दक्ष तक पहुंच पाया है। सिर्फ पंजाब और चंडीगढ़ जो है वो क्या है, प्रचेष्टा 2 के अंतर्गत है। ठीक है, तो प्रचेष्टा 2 में हमें क्या मिला हुआ है, प्रचेष्टा 2 में हमें क्या मिला हुआ है, आगे हम बात करते हैं कि कितने राज्य हैं और कौन सबसे अधिक अभी टॉप में है। इस पीजीआई 2.0 के आधार पर याद रखिएगा प्रचेष्टा 2 की ग्रेडिंग मिली हुई है, सिर्फ और सिर्फ किन्हें मिले हुए, 2 स्टेट्स को मिले हुए हैं, सिर्फ 2 स्टेट को मिले हुए, और वो कौन कौन है, तो याद रखिएगा वो है पंजाब, और किसे मिला हुआ है, और प्लस मिला हुआ है चंडीगढ़। ये 2 स्टेट हैं जिन्हें प्रचेष्टा
2 मिला हुआ है। चलिए प्रचेष्टा 3 में कितने स्टेट है, तो प्रचेष्टा 3 में याद रखिएगा 3 स्टेट है। इसके साथ साथ आकांक्षी 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 1 में कितने हैं, आकांक्षी 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 प्रचेष्टा प्रचेष्टा 3 में, चलिए प्रचेष्टा 3 में कितने स्टेट हैं, तो 3 स्टेट है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, 6 स्टेट्स यहाँ पर है। चलिए प्रचेष्टा 3 में कितने स्टेट है, 6 स्टेट हैं। आकांक्षी याद रखिएगा आकांक्षी 1 में कितने स्टेट हैं, आकांक्षी 1 में 13 स्टेट हैं। ठीक इसी प्रकार आकांक्षी आकांक्षी 2 में कितने स्टेट हैं, 12 स्टेट जो है आपके आकांक्षी 2 में है। और आकांक्षी 3 में कितना है, आकांक्षी 3 में कितना है, ये अंतिम है और यहाँ जो है 3 स्टेट है। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखिएगा ये क्या है, ग्रेडिंग है। ये ग्रेडिंग कहां से हमें मिली है, तो ये ग्रेडिंग पीजीआई 2.0 की ग्रेडिंग है सभी राज्यों के लिए। अब इसी में सबसे बेहतर किसने किया है, सबसे बेहतर किया गया है पंजाब और चंडीगढ़ के द्वारा सबसे बेहतर किया, जिन्हें प्रचेष्टा 2 में इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, प्रचेष्टा 3 में कितने स्टेट हैं, 6 स्टेट हैं। आकांक्षी 1 में कितने स्टेट हैं, तो आकांक्षी में 13 स्टेट हैं। आकांक्षी 2 में कितने स्टेट हैं, तो 12 स्टेट हैं। और इसके साथ साथ आकांक्षी 3 में क्या है ना, 3 स्टेट है। झारखंड, बिहार, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है कौन कौन है, तो यहाँ पर झारखंड है और कौन है, यहीं पर बिहार आपको मिल जाएगा, यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, तो उड़ीसा मिल जाएगा। और आकांक्षी 1 में कौन मिलेंगे, आपको वेस्ट बंगाल मिलेंगे। तो ये स्थिति है, याद रखिएगा ये स्थिति है पीजीआई 2 में झारखंड, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की। आगे हम आपको ये बताएंगे कि झारखंड के विभिन्न राज्यों की स्थिति क्या है। चलिए देखते हैं कि पीजीआई 2.0 में झारखंड, बिहार, उड़ीसा और याद रखिएगा वेस्ट बंगाल की स्थिति क्या है। अर्थात हम झारखंड की जो रैंकिंग मिली है उसके साथ उसके पड़ोसी राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले याद रखिएगा पीजीआई 2.0 में ओवरऑल रैंकिंग अर्थात कितने स्कोर प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा बिहार को मिले हैं 465 स्कोर, झारखंड को कितने मिले हैं, झारखंड को मिले 503 स्कोर, उड़ीसा को मिले हैं 517। और ये तीनों स्टेट याद रखिएगा आकांक्षी 2 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, तो आकांक्षी 2 में आते हैं ये तीनों। वेस्ट बंगाल को कितना स्कोर मिला है, 562 मिला है। और ये कहां पर है, तो ये आकांक्षी 1 के अंतर्गत आते हैं। इसका अर्थ ये सीधा है कि हमने अभी तक जो है बहुत निचला लेवल ही हासिल किया है। और ये कुल मिलाकर 0 से लेकर 40 तक के जो हिस्से हैं वो आकांक्षी के अंतर्गत आते हैं, आकांक्षी 3, 2 और 1। तो हमारे यहाँ अभी भी एजुकेशन के स्तर क्या है, बहुत कम है। और हमारे पड़ोसी राज्यों की स्थिति भी अगर देखें ध्यान से, तो ये भी कोई बहुत अच्छी अवस्था इनकी नहीं है, ये भी आकांक्षी 2 तक या 1 तक सीमित हो चुके हैं। तो इस प्रकार और भी सुधार की आवश्यकता है और अगली रिपोर्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार के सुधार आए हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारे राज्यों के साथ डोमेन वाइज क्या अंतर पाया गया, अर्थात हम और गहराई में जा रहे हैं रिपोर्ट के और देखेंगे कि डोमेन में क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है। चलिए तो डोमेन में याद रखिएगा ये क्या है ना, ये हो गया लर्निंग आउटकम्स के मामले में। लर्निंग आउटकम्स में याद रखिएगा 12 इंडिकेटर आते हैं और इन 12 इंडिकेटर में झारखंड को कितना मिला हुआ है, इनमें मिला हुआ है झारखंड को 57 मिला हुआ है। वहीं बिहार को कितने मिले हुए हैं, 64। इसके साथ साथ उड़ीसा को 65 और वेस्ट बंगाल को कितने मिले हैं, 72। तो साफ दिख रही है कि शिक्षा के परिणाम के मामले में बाकी 4 राज्यों के दृष्टिकोण में हमारा राज्य क्या पिछड़ा हुआ है, बाकी सारे राज्यों की स्थिति ठीक है। चलिए एक्सेस के मामले में क्या कुछ है, अर्थात जो है एजुकेशन के एक्सेस, ग्लोबली एक्सेस के मामले में क्या कुछ है, तो झारखंड को 48 मिला हुआ है, बिहार को 41, उड़ीसा को 52 और वेस्ट बंगाल को क्या है 58 मिला हुआ है। अर्थात सिर्फ हम बिहार से आगे हैं एक्सेस के मामले में, एजुकेशन एक्सेस के मामले में। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी एक्सेस के अंतर्गत याद रखिएगा, एक्सेस के अंतर्गत ये भी आती है कि कितना ड्रॉप आउट कम हुआ है। स्कूली शिक्षा में बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे ड्रॉप आउट्स जो है बिहार से कम होते हैं, ये इसका अर्थ हो गया। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी के तहत अन्य राज्यों के मुकाबले हमारी क्या है, अर्थात स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, जो सरकारी स्कूल है या जो एजुकेशन जो संस्थान है, उनमें क्या फैसिलिटी दिए गए हैं, तो वहां हमें कितना मिला हुआ है, तो याद रखिएगा वहां हमें बहुत अच्छी रैंकिंग मिली है, 65 रैंकिंग मिली है। और ये
ना केवल बिहार से बल्कि उड़ीसा से भी आगे है। वहीं वेस्ट बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ 81 हम कहेंगे सबसे अधिक वैल्यू जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वेस्ट बंगाल ही है। चलिए इक्विटी के तहत याद रखिएगा, इक्विटी के तहत हमें कितना मार्क्स मिला है, 209 मिला है, जो सबसे कम है। बाकी राज्यों की स्थिति हमसे बेहतर है, बिहार के 218, उड़ीसा के 214 और वेस्ट बंगाल के 219 जो कि सबसे अधिक है। आइए गवर्निंग एंड प्रोसेस के मामले में अर्थात शासन प्रबंध के मामले में हमारे पास कितने स्कोर हैं, हमारे पास 59 स्कोर है। वहीं बिहार में क्या है, 39 स्कोर है, जबकि उड़ीसा के भी कितने हैं, 59 है, और वेस्ट बंगाल के भी कितने हैं, 58 है। अर्थात हम गवर्निंग शासन प्रबंध के मामले में उड़ीसा और झारखंड की स्थिति क्या है, हमारे पड़ोसी राज्यों की तुलना में स्थिति अच्छी है। चलिए टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग के मामले में देख लेते हैं। टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग को इसी बार जो है जोड़ा गया है पीजीआई 2.0 में, याद रखिएगा, और इसे सर्वाधिक महत्व भी दिया गया है। और झारखंड को इस मामले में कितना मिला है, तो 64। यहाँ 8 इंडिकेटर्स काम करते हैं, याद रखिएगा 8 इंडिकेटर्स काम करते हैं, और यहाँ 64 मिला हुआ है। 60 बिहार को मिला हुआ है, उड़ीसा को 65 मिला हुआ है, और 72 किसे मिला हुआ है, तो 72 वेस्ट बंगाल को मिला है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग डोमेन वाइज हम लोगों ने पता कर लिया कि कहाँ फैसिलिटीज ज्यादा है, कहाँ जो है परिणाम बहुत ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, अन्य राज्यों के मुकाबले झारखंड की क्या स्थिति है। अब अगर हम जिलेवार बात करेंगे, जिलेवार अगर हम बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा सरायकेला खरसावा को क्या मिला हुआ है, सरायकेला खरसावा को सबसे अधिक फर्स्ट पोजीशन पर सबसे अधिक स्कोर मिले हुए सरायकेला खरसावा को, और सबसे कम किसे मिले हुए हैं, तो याद रखिएगा झारखंड में दुमका को सबसे कम क्या मिले हुए हैं, लास्ट हम कह सकते हैं 24वां स्थान जो है किसे मिला हुआ है, दुमका को मिला हुआ है। तो ओवरऑल रैंकिंग है। इसके अलावा झारखंड के राज्यों की जो लिस्ट है मैं जल्दी बहुत ही हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हमने आपको आज बताया कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के माध्यम से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या होती है और इसकी मैथोडोलॉजी क्या होती है, और अन्य राज्यों के मुकाबले डोमेन वाइज हमारी स्थिति क्या है, इन पर आज विस्तृत चर्चा किया है। बहुत जल्द मैं आप सबके सामने और भी कई वीडियोस लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।